हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस में बनने वाले पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि अभी जो 2025 में बिहार पुलिस की जो एग्ज़ामें हुई हैं उसमें पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो उन सारे प्रश्नों को यहाँ लिया गया है और चलिए इन प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इससे बनने वाले और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं जो बिहार पुलिस में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, प्रश्न जो क्या क्या बन सकता है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लेकर आए हैं यहाँ पे। देखिए, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये सारे अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए, बिहार पुलिस एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न आता है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ये अनुच्छेद 217 के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 217 के तहत ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सके तो आप लोग सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला है लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलवाता है। अनुच्छेद 99 के तहत ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 75 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 316 के तहत लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को, ठीक है, लोक सेवा आयोग, सॉरी लोकसभा हो गया है, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, लोक सेवा आयोग याद रखिएगा, और उसके उपाध्यक्ष को या उसके सदस्य को नियुक्त अनुच्छेद 316 के तहत किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है 324 के तहत जो है जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको एक जगह कर दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर जाइए। अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को अनुच्छेद कितने के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं? तो 280 के तहत। अगला आपको याद रखना है अनुच्छेद 338 के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की को जो है राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, अनुच्छेद 338 के तहत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन है अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कितने अनुच्छेद के तहत? 338 के तहत। ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स। ये सारे प्रश्न जो हैं बिहार पुलिस से इम्पोर्टेंट तो है ही, बाकी और भी जो भी एग्ज़ाम है जैसे बिहार दरोगा हो गया उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। बिहार विधान मंडल का स्वरूप कैसा है? आप लोग जानते हैं बिहार विधान मंडल का स्वरूप जो है द्विसदनीय है। कैसा है? द्विसदनीय है। बिहार विधान मंडल में 2 सदन होता है, एक है होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, ये आपको याद होगा। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखना है जो बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। बिहार में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। ठीक है, भारत के ऐसे मात्र 6 ही राज्य हैं जहाँ विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। चलिए सारे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ लिखे हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ फटाफट देखते चलिए। बिहार में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, सॉरी 2 सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद होता है। ठीक है, विधानसभा के 243 सीटें हैं, विधान परिषद के 75 सीटें हैं। ठीक है, अनुच्छेद भी आपको याद रखना है कि विधान मंडल की चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में किया गया है। विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में किया गया है और अनुच्छेद 170 की चर्चा
जो है विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में किया गया है। भारत के मात्र ऐसे 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। 6 राज्यों को आप लोग याद कर सकते हैं। याद करने का एक ट्रिक भी है, इसे करके आप पूरा याद कर सकते हैं। ठीक है, कम बात करके। के से हो जाएगा कर्नाटक, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना हो जाएगा। मात्र ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 38 सीटें आरक्षित है। आपको पता है कि 243 में से 38 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए जो है सीटें आरक्षित है। चलिए, अनुच्छेद कितने के तहत किया गया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे आपको। देखिए, प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में 38 अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित है। अनुच्छेद जो है 332 के तहत जो है यह आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। 500 हो सकती है। और न्यूनतम, बिहारी विधानसभा नहीं, किसी भी विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। और न्यूनतम कितना हो सकता है, 60 हो सकता है। ये आपको याद रखना है। मात्र कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ 60 से कम है, उसको आपको बाद में याद रखना है। गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, पुडुचेरी हो गया, यहाँ 60 से कम क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। सबसे कम सीटें जो है सिक्किम में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखना है, 403 है। और लोकसभा के सदस्य भी सबसे ज़्यादा यूपी में है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है, विधानसभा के विपक्षी नेताओं बनने के लिए विधानसभा के में विपक्ष का नेता बनने के लिए, बिहार बोल रहे हैं, ठीक है, विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है कि 1/10 सीटों की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में जो चुनाव हुआ है, इसमें 25 सीटें जो है आरजेडी के पास है। अगर 25 में से एक भी कम होगा, 24 हो जाएगा, तो जो है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नहीं बन पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए, हम लोग पंचायत से संबंधित सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। अगला है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था। ठीक है, और इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था। संविधान के भाग 9 है, अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक जो है इसको जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज में टोटल 29 विषयों की चर्चा की गई है। पंचायती राज में कुल कितने विषय की चर्चा की गई है, 29 विषयों की चर्चा की गई है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, ये भी आपको याद रखना है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किसने किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। और पंचायती राज संस्थाओं में 33% जो सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार पंचायती राज व्यवस्था में 50% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि राज्य चुनाव आयोग जो है, राज्य में चुनाव आयोग जो है पंचायत चुनाव कराता है, ये भी आपको याद रखना है। और पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश 1959 में यहाँ पे पंचायती राज को अपनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती वकालत कब किया था, तो 1957 में किया था, ये याद रखना है। ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती वकालत कब किया था, 1977 में किया था। एक तो पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, और दूसरा जिला स्तर पर। जीवीके राव 1985 में पंचायती राज व्यवस्था जीवीके राव जो है, जो समिति था, ये भी पंचायतों की वकालत किया था। जिला स्तर को सबसे महत्वपूर्ण माना था ये। एलएम सिंधु समिति 1986 में ग्राम सभा को मजबूत करने पर जोर दिया था। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, आप लोग एग्जाम दिए होंगे या मॉक टेस्ट मारते होंगे तो देखते होंगे ये सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, ये आपको याद रखना है। और बिहार में कितने जिले हैं, 38 है। बिहार में कितने लोकसभा की सीटें हैं, 40 है। और बिहार में कितने अनुमंडल हैं, तो 101 है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिए। 38 जिले हैं, 40 लोकसभा की सीटें हैं, 101 अनुमंडल है, 9 प्रमंडल है। बिहार के प्रमंडल, बिहार में जो है कौन कौन सा 9 प्रमंडल है, तो पटना है, मगध है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर, मुंगेर, सारण है। पटना, मगध, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, सारण, ये सबका आपको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ये 9 प्रमंडल का। ठीक है, आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, सबसे बड़ा प्रमंडल पूछा जाएगा तो तिरहुत प्रमंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तिरहुत प्रमंडल है। इसमें कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो भागलपुर है, और इसमें कितने जिले आते हैं, 2 जिले आते हैं, आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिया गया है। ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। चलिए अगला हम अब आपको बताते हैं कि संविधान के भाग 20 में, संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अभी अमेरिका से जो लिया गया है सारी चीज़ों को हम यहाँ चर्चा कर देते हैं, ये उसको आप लोग फिर चीज मार के याद कर लीजिए। अमेरिका से देखिए मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कर लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि को लिया गया है, संविधान की प्रस्तावना पर विचार लिया गया है, ये आपको याद रखना है। आयरलैंड से लिया क्या गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति को निर्वाचन करने की पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और मनोनयन, ये जो चीज़ें हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जितने भी इसमें पॉइंट अलग है बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशों की चर्चा संविधान के भाग 4 में, 4 के क में, अनुच्छेद 51 क संविधान के भाग 4 में किया गया है, ये याद रखना है, 36 से 51 के बीच में। और राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और मनोनयन जो किया जाता है 16 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा, वो सब आयरलैंड से लिया गया है। अगला दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, ये सब लिया गया है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो चलिए बताते हैं भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो देखिए भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था, याद रखना है। दूसरा परमाणु परीक्षण 13 मई 1998 को हुआ था। चलिए इससे बनने वाले सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भारत में पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को राजस्थान पोखरण के रेगिस्तान में हुआ था। और किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन बार बार पूछा जाता है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और किस प्रधानमंत्री के समय? तो इंदिरा गांधी के समय। 9 दिसंबर 1992 का जो उसमें ऑप्शन था उसमें बाबरी मस्जिद कांड की चर्चा की गई है, ठीक है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ था गुजरात के गोधरा स्टेशन में, ठीक है, स्टेशन पर। और जो है 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में ऑपरेशन स्माइलिंग देवी शक्ति के तहत अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल है? आपको पता होगा संघ सूची में जो है संघ सूची में 100 विषय शामिल है। जब लागू संविधान बना था उस समय कितने विषय थे? तो 97 विषय था। वर्तमान में भी कितना हो चुका है? संघ सूची में 100 विषय हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए संविधान की जो है 7वीं अनुसूची जो है उसमें 3 तरह की सूचियों का वर्णन है, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून रहता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाता है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाता है। संघ सूची में जब संविधान लागू होता था 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में संविधान जब लागू होता था 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में जब संविधान लागू होता था 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। ये इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे डेटा हम यहाँ पर लिख कर दिए हैं, ये तीनों डेटा एक जगह कहीं नहीं मिलता है, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और याद रखिएगा। ये ध्यान रखना है कि इससे बची हुई जो विषय है उनकी जो चर्चा की गई है अवशिष्ट सूची में की गई है। अवशिष्ट सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को ही आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? आपको पता रहना चाहिए कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे विधेयक जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। 4 प्रकार के होते हैं विधेयक और चारों के बारे में यहाँ चर्चा एक एक करके किया गया है, ध्यान देना है। साधारण विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 107 में किया गया है। इसके तहत किसी भी सदन में इसको पास मतलब कि प्रस्ताव रखा जा सकता है साधारण विधेयक को। और गतिरोध की स्थिति में गतिरोध इसमें उत्पन्न भी होगा तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 108 के तहत होता है। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक पास हो सकता है, जो कि अभी प्रश्न पूछा हुआ था और ध्यान देना है। और के तहत जो है धन विधेयक की चर्चा 110 में किया गया है, केवल लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा जा सकता है अनुच्छेद 109 के तहत, ये भी ध्यान देना है। और राज्यसभा 14 दिनों के लिए इसको रोक सकती है, 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है, ठीक है, लेकिन अस्वीकृत नहीं कर सकती है अनुच्छेद 109 के तहत, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। और वित्त विधेयक के बारे में भी याद रखना है कि वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में किया गया है, ठीक है, वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में किया गया है, ध्यान देना है। धन विधेयक और वित्त विधेयक की श्रेणी जो है एक की चर्चा की गई है अनुच्छेद 109 110 में, ये ध्यान देना है। और केवल इसको लोकसभा में ये जो दोनों है धन विधेयक और वित्त विधेयक का जो श्रेणी 1 होता है इसको केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है। और वित्त विधेयक की श्रेणी 2 को जो है
संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद करना है। अगला है संशोधन विधेयक। तो आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है और किसी भी सदन में इसको रखा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को बताइए फ्रेंड्स कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जितने भी इसमें पॉइंट्स है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर याद कर लीजिए। दोबारा एक बार देख लीजिए जिससे पूरा याद हो जाए।